कौन सा पीडीएफ मिला? ये पीडीएफ सबको मिल गया है? सबको मिल गया ना? कौन सा पीडीएफ मिला है? गुरुत्वाकर्षण? अच्छा, गरीबी लिखा हुआ है, हमको दूर से गुरुत्वाकर्षण लगा था। आपको पीडीएफ रहना चाहिए। पीडीएफ में प्रिंट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, गरीबी की जगह गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। क्या पढ़ा रहे थे बाबू? गरीबी? हाँ, बेरोजगारी तो बहुत पहले पढ़ा दिए थे। आप लोग किस बेरोजगारी से? क्या पूछा बाबू? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी? बाबू ग्रामीण क्षेत्र में दुइये गो, या खेती मेन काम होता है, और खेती में दो गो बेरोजगारी, एक है छिपी बेरोजगारी और एक है मौसमी बेरोजगार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, राष्ट्रीय आय से भी क्वेश्चन पूछा था। अभी कोई एग्जाम हुआ फायर स्पाइडरमैन का, उसमें क्वेश्चन पूछा था, छिपी बेरोजगारी वगैरह मिलते हैं। जीडीपी का फुल पर जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा, यहाँ नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीएनपी, एनएनपी, इतना पढ़ाने के बाद अगर पूछे जीडीपी का फुल फॉर्म कैसा फील होता है? मैट्रिक के लड़का से कैट मतलब बिलार, तो बताइए देगा ना। चलिए अब आगे समझते हैं। वो भी कई एग्जाम, देखिए एग्जाम बड़ा हो या छोटा उससे बस दे, क्वेश्चन देखते रहा कीजिए लोग। समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन को देखते रहना, इससे क्या होता है ना कि एक तो प्रैक्टिस बना रहता है। चलो बाबू अभी इधर समझते हैं लोग। गरीबी बता दिए थे, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, ये सब चीजें होती हैं। गरीबी का जो रियल वैल्यू होता है वो निरपेक्ष गरीबी होती है। आपको एक आइडिया दे देगा कि कम से कम इतना कमाना चाहिए, और आपको पास अगर उतना है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, उससे कम है तो क्या हो जाएंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको बताए थे कैलोरी विधि भी बताए थे, समझ में बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए लोग, आप लोग कैलोरी विधि में किस सबसे नवीनतम आंकड़ा शहरी क्षेत्र में कितना रुपया में है? रुपया शहरी क्षेत्र में कितना रुपया प्रतिदिन? 47। अब पहले यह कितना था? पहले 33 था। शहरी क्षेत्र में पहले 33 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया? 47। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कितना था? पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 27, बढ़कर कितना हुआ? लाइव वाले बढ़कर बताएंगे इसको कितना हो गया? 36 रुपया। 32 कोनो 35 कह रहा है, 32 रुपया बढ़ा के कितना किया गया? 32 रुपए। देखिए बाबू, और वर्ल्ड बैंक द्वारा $2 और कैलोरी विधि में 24। समझ में आ गया कि नहीं? 22.5 से कितना किया गया? 24। दोनों ही लिख देते हैं, 2250 से 2400 कैलोरी। तो जो एक गिलास सत्तू पी लेते हैं तो उसमें 1500 कैलोरी होता है, तब तो गरीबे नहीं है कोई, तो औरों खतरनाक वाला है। देखिए ये जो आंकड़े हैं इससे सवाल पूछते हैं लड़का, आप सब लोग, लड़का लड़की सारे लोग कहते हैं आप पढ़ाई में भूलते क्यों हैं? आप उसको साफे देखना ही छोड़ देते हैं। हिस्ट्री खत्म हुआ ना, कंप्लीट देखना ही छोड़ देते। आप रिवीजन करिए ही नहीं, आप बस उसको देखते रहिए, रिवीजन नहीं करना है। जैसे गांधी युग खोले, टाइम है बस 5 मिनट, गांधी युग से कितना मिनट? 5 मिनट। पढ़ना भी नहीं है, सोच रहा बस देखते रहना है एकदम। और उसमें ना अंडरलाइन हल्का हल्का, एक हमारा दोस्त था वो पूरा किताब ये अंडरलाइन कर देता था। हम कहे तो दोनों तो बात बराबर ही है, कुछ भी मत करो या पूरा अंडरलाइन कर दो। तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे गांधी युग पढ़ रहे हैं तो गांधी इरविन समझौता हो गया 5 मार्च 1931, खत्म हो गया बस। अब बस वो डेटवा याद रहेगा ना, आपको पूरा फाउंडेशन में पढ़ाए हैं, 4 बार बोलवा के याद कराए होंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। महात्मा गांधी और किसके बीच में था? इरविन के बीच में। इसी के तहत उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा कह के बुलाया था। भगत सिंह को इसी में नहीं बचा पाए थे क्योंकि उसने राजनीतिक कैदियों को छुड़वा दिया।
ये बोलिए नहीं, वो 5 मार्च जब तक दिमाग पे रहेगा तो नहीं कहते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री, बस बाई 1 गेट 1 फ्री। यहां तक बता दिए थे ना। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक दो अलग अलग चीजें थी। आपको मटेरियल में दिया है कि नहीं दिया है बाबू? लारेंज वक्र और इधर कुछ भी होगा ही, समझो बाबू। जो लड़के सीजीएल वाले हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे, और जो मतलब सीएचएसएल वाले, एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत टफ पूछ देता है। आय एवं संपत्ति में असमानता इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप ऐसा ही अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के कुल 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास देश का 73% पैसा है। अब अंदाजा लगाइए, इस देश के केवल 1% लोगों के पास कितना पैसा है? 73% पैसा है। बाकी बचा इसमें कितना परसेंट? 27%। कितना परसेंट? 27% पैसा बचा। और इस 27% पैसा में कितने परसेंट लोग? 99%। बताओ भैया ये देश क्या होगा? समझ गया? इन 99% लोग ये केवल वोट डालने के काम में आते हैं, और राशन पे 25 किलो चावल, यही सब हो जाता है। ये सब देश के लिए सही नहीं है। एक क्षणिक समय के लिए सही है, बट देश के लिए सही नहीं है। जब देश की जनता अपने भूख के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने पढ़ाई के लिए संघर्ष करने लगे तो वह देश केवल जी रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आप बताइए, आपके अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे कोई दिक्कत हो जाएगा? कम टेंशन फ्री रहिएगा तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। फोकस करते हैं कि नहीं? आप जैसे विद्यार्थी हैं वैसे हर देश का व्यक्ति आगे की ओर बढ़ेगा, बट ये छोटी छोटी चीजों में नहीं होना चाहिए। इसी पर गहन अध्ययन किया था लारेंज ने। क्या किसने किया था? लॉरेंज ने। लॉरेंज ने एक ग्राफ बनाया था जिसे कहा जाता है लारेंज कर्व या लारेंज वक्र। लारेंज कर्व या लारेंज वक्र कहते हैं, लारेंज कर्व या लारेंज वक्र। उसमें समझिए ध्यान से, बहुत उटपटांग टॉपिक है ये। सीधा है कि नहीं जी? सीधा ही है। ये तो चला है ससुर इधर, इसका दादा होगा, बढ़ गया गधा कहीं का। करेगा अब नहीं पढ़ेगा सर। देखो लारेंज कर्व को कैसे बताते हैं। इस लारेंज कर्व में लॉरेंज ने यहां पर इनकम लिखा था, यानी आय। नहीं बेचारा सही है, उसको जाने दो बाबू, तबीयत ठीक नहीं है बाबू को, जाने दो, हट जाओ। देखो यहां पे परसेंटेज आय लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं आय प्रतिशत में। प्रतिशत में ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? देश की। देश का कितना परसेंट पैसा, जैसे अभी हम जो आंकड़ा दिए थे कि 1% लोग के पास 73% पैसा है, हम इसमें पैसा की तो चर्चा नहीं किए थे, कितना है हम क्या बोले थे? परसेंटेज की। और यहां पे जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या किस चीज में? प्रतिशत में। जनसंख्या प्रतिशत में। क्या बताइए भारत में समान जनसंख्या के पास समान पैसा है? ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। 10% लोगों के पास देश का कुल 10% संपत्ति है, 50% लोग के पास 50% संपत्ति है, 80% लोगों के पास 80% संपत्ति है। कोई सोच रहा है गरीब अमीर का झमेला ही नहीं रहता, हर इंसान अपने लेवल में गरीब रहता, अपने लेवल में अमीर रहता। नहीं समझ में आ गया? लेकिन ऐसा आइडियल स्थिति तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना भी खराब भारत में जितना है उतना नहीं होना चाहिए। 1% के पास 73% पैसा है, कुछ ज्यादा ही नहीं कम हो जाता है। तो हकीकत में क्या होना चाहिए कि जितना परसेंटेज में क्या है जन आय है, उतने परसेंटेज में क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। तो इसको अगर आप ग्राफ में दिखाएंगे तो 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसी तरह यहां दिखा देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये परसेंटेज है, ये हम यहाँ 10, 20 ऐसे लिख दिए। ये 10% क्या है? इनकम। 20% इनकम, 30%, 40, 50, 60%। और ये क्या है? जनसंख्या है, जनसंख्या।
ये बताइए अगर 30%, यहां जनसंख्या को दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, 10% जनसंख्या 20, 30, 40, 50, ऐसे 100 लिख देते हैं, टोटल 100% हो गया जनसंख्या। अच्छा कब होता है? जब 30% जनसंख्या के पास, देश का कितना पैसा होता है 30%, तो 30% के पास कितना रहता है 30, तो 30 से ऊपर ले गए, इस 30 से आगे ले गए, ये हो जाता। अच्छा होता है यहाँ पे। जैसे 70% लोगों के पास कितना पैसा रहता है 70%, तो इस 70 से आगे ले आते हैं और इस 70 से ले आते हैं, यहाँ क्या करते हैं मैच करा देते हैं। किसी देश के 50% लोगों के पास कितना पैसा रहता है 50% पैसा रहता है। ये अच्छा स्थिति है कि नहीं? तो ग्राफ तो यहीं पे न कट रहा है जी, इस लाइन का कोई मतलब है, इसका कोई मतलब है, मतलब मेन ग्राफ का है। तो ग्राफ कैसा बनेगा 45 डिग्री 45 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये ग्राफ सबसे अच्छा कंडीशन को दर्शाता है कि अगर आपका ये लॉरेंज वक्र कितने डिग्री पे आ रहा है 45 डिग्री में, तो इसे हम कहते हैं एकदम परफेक्ट असमानता की स्थिति। कौन सी स्थिति हो गया? आइडियल स्थिति होती है, एकदम अच्छा है, एकदम लाइन अप, एकदम एक्चुअल, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर। इसको 45 डिग्री, आपके ग्राफ में 45 डिग्री बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, मतलब लिखा नहीं है 45 डिग्री, कोई बात नहीं, तो दिखने में भी लग जाता है 45 डिग्री है। नहीं समझ में आया? अब ये बताइए क्या यहां आदमी गरीब अमीर में फर्क होगा? अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो समानता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ, 45 डिग्री में क्या आ जाएगी? समानता आएगी। तो हम इस रेखा को समानता रेखा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो बताइए समानता रेखा कितने डिग्री पर? सीजीएल के एग्जाम में पूछा था, लॉरेंज वक्र में समानता रेखा कितने अंश को दर्शाता है? लड़का छोड़ के चला आया, 45 डिग्री 30 डिग्री है, हुए जाए साइन थीटा कॉस थीटा को जाता हमें कहाँ मिलने वाला। मतलब इसमें ना क्वेश्चन या तो आएगा तो पूरा मारेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएगा पूरा। मिटा दे इसको, हम सीधे 45 डिग्री बना दे। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है हमारे देश में? ऐसा स्थिति ऐसा पॉसिबल ही नहीं, और कभी होगा भी नहीं है। दुनिया में किसी देश के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ना कुछ क्या है, असमानता है। इसको हटा देते हैं हम, सीधे क्या बनाते हैं ग्राफ। ये तो समझने के लिए आपको ग्राफ बनाए थे। इक्वालिटी लाइन बीच से गुजार दें, ये जो रेखा जाएगी बाबू, ये कौन सी रेखा है? समानता रेखा। कौन सी रेखा? समानता रेखा। बताओ बाबू, जनसंख्या का मान ज्यादा है लेकिन उस बेचारी जनसंख्या के पास पैसा उतना नहीं। क्या 30% जनसंख्या के पास 30% धन है? 30% से ज्यादा है कि कम है? कम है। 30% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या अमीर हो जाएगा सब? नहीं समझे? तो बताइए देश के 20% जनसंख्या के पास क्या 20% धन है? 30% के बाद 30% है? क्या 50% के बाद 50% है? तो जो हम अगर कर्व खींचेंगे भारत को ध्यान में रख के, तो वो क्या बीचों बीच से जाएगा, बल्कि वो इससे क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। इससे क्या होगा, दूर होगा। जो यह दर्शा रहा है कि इस इक्वलिटी लाइन से इसको क्या होना चाहिए, करीब। तब ना हम कह सकते हैं कि जितनी जनसंख्या उतना ही आय, जितनी जनसंख्या उतनी ही आय है। लेकिन बताइए क्या यह ग्राफ भारत के हिसाब से है? लेकिन ब्लू वाला है, ब्लू वाला क्या है, समझ में आया कि नहीं आ गया? ये ठीक ठाक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि यदि लॉरेंज वक्र, ये वाला लॉरेंज कर्व, वक्र को इंग्लिश में क्या, हिंदी क्या कहें, कर्व। अगर लॉरेंज वक्र समानता रेखा के करीब जाएगा तो ये अच्छा बात है कि खराब? अच्छा बात है भाई। सब लोग क्या हो रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क कम हो रहा है। और अगर लॉरेंज वक्र वक्रता रेखा से, समानता रेखा से दूर जाएगा तो अच्छा बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इसी को आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, किसी क्षेत्र में वो क्वेश्चन को ना 4-5 गो फालतू भाषा घुसा के पूछता है ताकि आप वही में लसरा जाइए। जा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें कहेगा किसी देश के लिए खींचा गया लॉरेंज वक्र यदि मध्य रेखा से दूर जा रहा है तो उस क्षेत्र के आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता कैसी होगी। देखो वो ये जो बात बोला है चौपट करने के लिए बोला है, आय एवं संपत्ति के वितरण। अरे भैया आय होगा तो संपत्ति खरीदिए लेगा आदमी, पैसा होगा तो गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो जानबूझ के आपको बोलेगा कि आप फंस जाइए उसमें। अब ये बताइए क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है कि किसी देश का लॉरेंज वक्र मध्य रेखा से दूर जा रहा है तो संपत्ति का वितरण यानी आय का वितरण समान रूप से कि असमान रूप से? असमान रूप से। किस रूप से? असमान। लेकिन अगर लॉरेंज वक्र, कौन सा वक्र, लॉरेंज वक्र मध्य रेखा के करीब जा रहा है तो वितरण की समानता अधिक है कि कम है? अधिक।
बहुत बेहतरीन ढंग से क्या किया गया है, समानता रखा गया है। इसी को क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र। क्या कहेंगे, लॉरेंज वक्र। बताइए एकदम आदर्श यानी आइडियल स्थिति में लॉरेंज वक्र कहां चला जाएगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये कभी नहीं होने वाला है, स्वर्ग में होगा ये, समझेंगे। तब क्या हो जाएगा, स्वर्ग में हो जाएगा। आपको आगे बढ़ जाए, ये लॉरेंज वक्र समझ में आ गया। लेकिन लॉरेंज वक्र की एक समस्या थी, ये मैथमेटिकल डाटा नहीं बता पाता था। यह बस ये बता देता था कि आपका देश की अर्थव्यवस्था ठीक है या नहीं। हम आपको दो ठो लॉरेंज वक्र देते हैं, दो देश की अर्थव्यवस्था को। आप इसमें बताइए कौन सा देश की अर्थव्यवस्था कौन सा देश ज्यादा खुशहाल होगा। देखिए अमीर और गरीब होने का मतलब खुशहाल नहीं होगा। एक लड़का पूछ रहा था कि सर हम लोगों से ज्यादा खुशहाल में पाकिस्तान कैसे चला गया, लॉरेंज वक्र की वजह से। किसके वजह से, लॉरेंज वक्र। हमारे देश में पैसा है, लेकिन वह पैसा कुछ 1% लोगों के पास है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन तनी तनी पैसा लगभग सबके पास है। इसलिए उसका लॉरेंज वक्र किसके पास है, समानता रेखा। और जब समानता रेखा के पास आएगा तो आपकी गिनती हैप्पीनेस वाले में होने ही लगेगी, क्योंकि जब सब गरीब रहेंगे तो किसी को टेंशन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आया। अब हम आपको दो देश बताते हैं, याद देखिए। एक देश ये है, एक देश ये है। आपको बताना है कि ज्यादा खुशहाल देश कौन सा रहेगा। अभी हम ये तो ग्राफ ही बना रहे हैं, ऐसा मत बोल देगा सर एक नंबर। अरे भैया ये तो इक्विलिटी लाइन है। अब ये बता दिया सब। हाँ, ए नंबर कौन सा देश, ए नंबर। एक बार क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, 4 को ग्राफ दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में कितने ऑप्शन रहते हैं, 4। और 4 को ग्राफ दिया था इससे। क्वेश्चन पूछा था किस निम्नलिखित में से किस में आय और संपत्ति में समानता अधिक दर्शाई गई है। तो भाई अधिक दर्शाया रहेगा तो ये ग्राफ में जाके उसके पास सटल रहेगा। लड़का माता को जुआ रहा है, सोच रहा है कुछ देवे नहीं किया, फोटो बना के पूछ रहा है कि कौन सी ठीक है। नहीं बना देंगे आप लोग, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। ये उसको बताता है जिसमें अमीर गरीब नहीं है, और जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी अमीर गरीब में दूरी बढ़ते जाएगी। 4 ऑप्शन में निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, लाइव वाले आप सब लोग निकाल लेंगे। चलिए कौन खुशहाली वाला ग्राफ से, महबूबुल हक, वो तो दूसरा चीज हो जाता है जी। महबूबुल हक जो थे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो लोग और भी काम किए थे लोग। पाकिस्तान में सब नहीं बैल है, सब वहां पे 1-8% अच्छे लोग भी हैं, 1-8% है सब। यहाँ तो लॉरेंज वक्र में किसी को दिक्कत, लॉरेंज वक्र से कितनों क्वेश्चन पूछे आप बता देंगे। क्वेश्चन पूछेगा क्या, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है बाबू। लॉरेंज वक्र से क्वेश्चन फंसेंगे तो भाषा से आपको लंबा चौड़ा दे देगा कि आप उसी में पढ़ के उलझ जाइए। आपको कुछ नहीं देखना है, लॉरेंज वक्र को समानता रेखा के पास होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अमीर गरीब में फर्क ना हो। जितना ज्यादा दूर रहेगा अमीर गरीब में उतना ज्यादा फर्क रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इस देश में अडानी जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, और इसी देश में ऐसे भी गरीब है जिनके पास बेचारे का पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कितने करोड़ों करोड़ों इनकम अंबानी अडानी टाटा लोग के पास है। और वहीं अगर आप देखेंगे किसी प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर 4,000 रुपये पढ़ा रहा है, कोई 1,000 रुपया पे पढ़ा रहा है, तो आप सोच सकते हैं 1,000 रुपया महीने का पढ़ा रहा है, तो वो काफी अंतर होता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसको मैथमेटिकली नहीं समझा पाया गया। तो इसकी इसी से रिलेटेड एक और वक्र आया जिसका नाम रखा गया गिनी गुणांक। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा नंबर में आएगा, और वक्र जो होता है हमेशा ग्राफ पर बनेगा। इसी के हिसाब से बनाया गया। तो लॉरेंज वक्र समझ में आ गया, तो अब हम पढ़ते हैं किसके ओर, गिनी गुणांक। किसके ओर, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक डायरेक्ट अपना सिद्धांत नहीं दिए थे, वो लॉरेंज वक्र को ही क्या किए थे, अपडेट किए थे। क्या किए थे बाबू, अपडेट किए थे। ये एक हो गया ग्राफ, टेढ़ा है और टेढ़ा हो गया। अब तो थोड़ा यहां से उठे गए। अरे चलो ठीक है, उतना कौन ध्यान देता है बाबू। ये कौन सी रेखा है, समानता रेखा है।
इक्वालिटी लाइन है। किसी भी देश का अगर हम खींचते हैं ये लाइन, ये तो अच्छी बात है नहीं, ये भारत का ही ये ग्राफ खींचा गया। इन्होंने कहा था कि अगर समानता रेखा, कौन सी रेखा, समानता रेखा, और लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल को अगर हम एक मान ले, क्या मान ले, 1 1, या फिर ए मान ले, क्या मान ले, ए, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, ए, इसे क्या मान लेते हैं, ए, और इसे मान लेते हैं बी, इसे क्या मान लेते हैं, बी। तो इस ए और बी का जो भाग देके या एक फॉर्मूला निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक ने इस पर एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने फॉर्मूला दिया गिनी गुणांक, कोफिशिएंट जो होता है गिनी गुणांक, गिनी गुणांक इन्होंने दिया था ए बटा ए प्लस बी, ए बटा ए प्लस बी। इस हिसाब से इन्होंने क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था। यह है असमानता की स्थिति और यह है इस कर्व के बाहर की स्थिति। इसमें दो चीजें पूछ सकता है, अगर कोई देश, यहां देखिए समानता रेखा और ये आपकी वास्तविक स्थिति है, क्वेश्चन पूछेगा इसमें, केस नंबर 1 पूछ क्या सकता है कि एकदम परफेक्ट स्थिति में अधिकतम समानता, मतलब मैक्सिमम समानता कब हो सकती है, जब देश के सारे लोगों के पास पैसा हो। अधिकतम समानता कब हो सकती है, 50% लोगों के पास 50% धन, 80% के पास 80% धन। नहीं समझ में आ गया, इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं जा सकता है भाई, समानता के ऊपर ले जाओगे तो फिर असमानता ही आ जाएगी, तब पता चलेगा कि जनसंख्या ही ज्यादा हो गई, पैसे घट गया यहां पर। इसके ऊपर कभी जाएगा, कहेगा सर कि इधर चल जाएगा तब क्या होगा, तो फिर तो असमानता ही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सबके पास असमानता हो जाएगी। अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम समानता यही हो सकती है। मैक्सिमम समानता कब हो सकती है ये बताओ, मैक्सिमम समानता मतलब मैक्सिमम खुशहाली कब हो सकती है, अगर ये ग्राफ सीधे किस पे चला जाए, समानता रेखा पे चला जाए, तो क्या इससे भी अच्छी स्थिति आ सकती है। सबसे परफेक्ट स्थिति में लॉरेंज वक्र किस पर चला जाए, समानता रेखा पर, क्या इससे भी अच्छी स्थिति आएगी। लेकिन जरा ध्यान दो बाबू, जब यह लॉरेंज वक्र किस पर जाएगा, समानता रेखा पर, तो बीच में जो असमानता का क्षेत्रफल है वो किससे दर्शाया जा रहा है, ए से, यही ना असमानता का क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो बताइए, जब लॉरेंज वक्र अधिकतम समानता की स्थिति में इस समानता रेखा पर चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, समानता रेखा पर, तो असमानता रेखा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, असमानता क्षेत्रफल समाप्त हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ए का वैल्यू क्या होगा, नहीं समझ में आया, ए 0 नहीं हो जाएगा। इस ग्राफ को उठा के कहां ढकेल दे, तो ए का वैल्यू 0। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला ए बटा ए प्लस बी होता है। बताइए, ए का वैल्यू 0, नीचे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू है ये कुछ, क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन पूछेगा गिनी गुणांक 0 किस अवस्था को दर्शाता है, अधिकतम समानता, अधिकतम समानता। नहीं समझ में आया भाई, ये सब हाइपोथेटिकल सवाल है सब। यहां से मोदी जी को जब गरीबी और इस सब का आंकड़ा दिया जाता है ना, तो ऐसे ही दे देता है सब, जाएगा सब वहां बड़का बड़का अर्थशास्त्री ललका टाई लगा के सब, गुड मॉर्निंग सर दीजिए, गिनी गुणांक की वैल्यू इतनी है, ये है वो है, तो उनको समझ में नहीं आता है कुछ, कहता है सब ठीक है ना, एकदम सब सही है। ये पे क्या समझ में आएगा, ग्राउंड रियलिटी समझ में आया, तो ये समझ में आ सकता है। एक चीज और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो बाबू, अधिकतम असमानता नहीं हो सकता है। जब आप अधिकतम क्या निकाल सकते हैं, समानता, तो ऐसा भी तो हो सकता है एकदम देश की हालतें खराब हो जाए, अधिकतम क्या हो जाए, असमानता हो जाए। ये अधिकतम असमानता, क्या उसमें फॉर्मूला चेंज होगा, उस समय भी फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला थोड़े ना चेंज हो सकता है जी। अधिकतम असमानता की स्थिति में देखिए, ये दूरी और दूरी होगा, ये और जाएगा कि नहीं जाएगा, और नीचे खींचिएगा, और नीचे खींचते जाएंगे, और नीचे खींचते जाएंगे, ताकि ये दूरी क्या हो जाए, बढ़ते जाए। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, इसको पकड़ के हम खींचते जाएंगे तो ये वाला एरिया इससे सटते जाएगा, और इधर भी तो एक तो बॉल होता है ना ग्राफ में, ग्राफ में तो इधर की भी एक सीमा होती है, जैसे इधर एक सीमा है ना, वैसे ग्राफ में इधर भी होता है। तो एक समय आएगा जब हम इसको पूरा खींचते जाएंगे, क्योंकि देश में एकदम असमानता लाना है, केवल अमीरों का राज करना है, गरीबों को एकदम जीने के लिए छोड़ना है, तो इसको जब खींचते जाएंगे तो ये वाला किससे सटेगा, इससे,
और ये वाला किससे सटेगा, इधर की रेखा से। तो इधर एक रेखा खींच ही देते हैं हम, एक रेखा खींच दिए यहां पर, समझा। अब ये बताइए जब हम इसको यहां सटाएंगे और इस कोना में ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट किससे सट जाएगा, इस लाइन से, और ये वाला लाइन किससे सट जाएगा, इस लाइन से सट जाएगा। तो बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं 0 होगा जी। कल्पना में सोच के देखिए, अगर हम इसे खींच के इससे सटा देते हैं तो ये वाला सब किससे सट जाएगा, नीचे से, और ये किससे सट जाएगा, इस ऊपर सट जाएगा। तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल कौन कब्जा कर लेगा है, ए। और बी का क्षेत्रफल सुन, बी का क्षेत्रफल 0 हो सकता है, बी का क्षेत्रफल 0। तो ए का जगह ए, बी के ए का जगह ए, तो ए बटा ए, और बी के जगह 0, बी के जगह 0। तो ए बटा ए, वही बटा वही बराबर 1, वही बटा वही बराबर 1। क्वेश्चन पूछेगा किसी देश के जनता के लिए सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है, गिनी गुणांक 0 हो, गिनी गुणांक 1 हो, गिनी गुणांक 1 10 0 पॉइंट समथिंग हो। और लड़का देखेगा, देखिए गिनी गुणांक का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन में रहेगा 0, 0.2, 0.5, 1। सबसे अच्छी स्थिति क्या होगी, तो लड़का कहेगा कि सबसे अच्छा तो 1 लग रहा है, सबसे अच्छा क्या लग रहा है 1। अब मार के आएगा क्या 1 में तो देश एकदम दलिदर हो जाएगा, नहीं हो गया। अधिकतम क्या हो गया, असमानता। तो बताइए अधिकतम असमानता की स्थिति में 1, और अधिकतम समानता में, अधिकतम समानता में 0। अब आप बताइए गिनी गुणांक का जो वैल्यू होगा, या तो अधिकतम होगा, या तो देश एकदम अच्छा होगा, या तो एकदम चौपट होगा। जब देश एकदम अच्छा हो गया था तो गिनी गुणांक का वैल्यू 0, और जब देश एकदम चौपट हो गया था तो गिनी। अब अगर आपसे यह सवाल पूछ दे कि गिनी गुणांक का वैल्यू किसके किसके बीच, तो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। गिनी गुणांक कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक नहीं निकल जाएगा। गिनी गुणांक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको सवाल दे देता है, यहां ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं। लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। गिनी गुणांक का मान बढ़ना अच्छी बात है, देख रहे हैं ये 0 से क्या हो रहा है 1, कितना खराब स्थिति ला दिया, एकदम क्या ला दिया, असमानता, एकदम असमानता ला दिया कि नहीं ला दिया। तो गिनी गुणांक का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। गिनी गुणांक का रेंज जो होता है उसका वैल्यू किसके किसके बीच होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। गिनी गुणांक का वैल्यू बढ़ना अच्छी चीज है। 4 देश हम देते हैं आपको, 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। दशमलव में ही अइबे करेगा, क्या बोलता है, कह रहा है कि सर दशमलव में आ सकता है। जब 0 से 1 के बीच में रहना ही है तो क्या पूरा जिंदगी दशमलव में बीतेगा। सबसे अच्छी स्थिति में कौन है, सबसे अच्छी स्थिति में कौन है, कितना लोग कहता है ए नंबर कितना कहता है, कोई कह रहा है बी के लिए कुछ हाथ उठाया है सब, ए से अच्छा बी के लिए कुछ हाथ उठाया है सब। सी कितना लोग कह रहा है, डी बोले डी, सबका सही नहीं। अब कौन घोंचू बी उठाया था, अरे एक बैल कहीं का, तुम काहे एक की ओर ले जा रहा है, मारेगा क्या गरीब लोगों को बताओ। गिनी गुणांक जब कभी भी 0 को छोड़कर जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ता है वहां पे असमानताएं बढ़ती हैं। फिर ये मत बोलिएगा आय एवं संपत्ति में असमानता बढ़ती, दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, कहां ले गया ये, कहां क्या बढ़ती है, असमानता। अब असमानता मतलब आय और संपत्ति में क्या चीज, असमानता होती है। कोई दिक्कत है किसी को, गिनी गुणांक से क्वेश्चन बता सकते हैं ना। तो लारेंज वक्र ज्यादा अच्छा कि गिनी गुणांक, गिनी गुणांक ज्यादा अच्छा होता है। और नॉर्मल कंडीशन में इस क्षेत्रफल का वैल्यू है और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, भाग देंगे तो किसी में आंसर कितना में आता है, दशमलव में, और 0 से किसके बीच में रहेगा, 1 है, 0 से 1 है। अब हम लोग के पास ये आंकड़ा नहीं है कि देश में एक्चुअल में कितना पैसा है और देश में एक्चुअल जनसंख्या कितनी है,
हर स्टेट के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या बनेगा, गिनी गुणांक बनेगा, और वहां देखा जाएगा कि कितने अमीरों के पास कितना पैसा है, तब जाके एक्यूरेट निकलेगा। आपको पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से, न कि आरबीआई के गवर्नर बनने जा रहे हैं। समझे, आपके पास एक्यूरेट आंकड़ा है नहीं, तो हम लोग मानते हैं कि ये की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, अभी की वैल्यू भी कुछ ना होगी। बताइए, असमानता का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इसमें ए है या बी है, असमानता का क्षेत्रफल ए है, ए। ये समानता रेखा और ये वर्तमान रेखा, इसके बीच के क्षेत्रफल को क्या कहता है, असमान। बी को कुछ नहीं कहता, बी अभी अभी बता रहा है कि हाँ और इतना दलिदर हो सकते हो, अभी भी तुमको दलिदर होने की संभावना है। और ये लाइन क्या बताता है कि और इतना अच्छे हो सकते हो, इससे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं और इससे ज्यादा दलिदर नहीं हो सकते हैं, यही बस इसको दर्शा रहा होता है। तो समझ में आ गया। बताइए ध्यान से, लारेंज वक्र तथा समांता रेखा के बीच का क्षेत्र, देखिए ये ब्लू वाला कौन सा वक्र है, लारेंज, रेड वाला समांतर। समांता रेखा एवं लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, असमानता क्षेत्र। असमानता क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र ज्यादा हो गया तो असमानता ज्यादा, और अगर ये क्षेत्र कम हो गया तो असमानता कम। तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि यदि लारेंज वक्र समांता रेखा की ओर जा रहा है तो ठीक है, या फिर कह देगा कि जो इनके बीच का क्षेत्र है। अब बताइए, अगर ये लारेंज वक्र, ध्यान से देखो, लारेंज वक्र किधर की ओर जा रहा है, समांता रेखा की, तो ये क्षेत्रफल घटेगा। तो बताइए, अगर यह क्षेत्रफल घटेगा तो अच्छी बात है कि खराब, अच्छी बात। तो आपसे लारेंज वक्र से दो ही तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वक्र से पूछेगा या तो क्षेत्रफल से पूछेगा। और गिनी गुणांक से तो कुछ खास क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं। गिनी गुणांक का या तो अधिकतम वैल्यू कितना होता है, एक, न्यूनतम वैल्यू जीरो। न्यूनतम पे रहना चाहिए कि अधिकतम पर, न्यूनतम। अच्छी बात नहीं है उसका अधिकतम जाना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बाकी सब चार ऑप्शन दे सकता है गिनी गुणांक का, दो चार वैल्यू कह देगा कि सबसे अच्छी स्थिति में कौन है। ये आपके मेटेरियलवा में, टाइपिंगवा में छोड़ दिया है ससुरा, आप इतना से समझ जाएंगे, जितना दिया उतना से समझ जाएंगे। लिख दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिए, ये वाला लिख लीजिए। अगर नहीं लिखा है तो ये वाला लिख लीजिए, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। टाइपराइटर वक्त लगा होगा कि एक ही चीज में 4 बार काहे टाइप करना है, एक ही बार कर देते हैं। और दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, लिखना एक अलग चीज होता है, समझाना एक अलग चीज होता है। मैथ के टीचर को देखिएगा ना, लिखते बहुत कम है, तो क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, बट देखते हैं कितना समझाते हैं लोग। लिख दीजिएगा क्या चीज, गिनी गुणांक, कुछ निचवा हम भी लिख दें, लाइव वाले भी लिख लो भाई थोड़ा सा। हो गया नीचे वाला, गिनी गुणांक एक से, 0 से 1 तक होता है, जब यह 0 से 1 की ओर बढ़ता है तो असमानता भी बढ़ती है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। सर एरिया ए क्या कहलाता है, असमानता क्षेत्र, असमानता क्षेत्र, असमानता क्षेत्र।
सर एरिया बी को क्या कहते हैं? कुछ नहीं, एरिया बी दरिद्रता के लिए एक्स्ट्रा जगह, मतलब यहां तक आके आप क्या हो सकते हैं? दलिदर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं इकोनॉमिक्स जी आप लोग को? हम लोग जब पढ़े थे तो समझे में नहीं आए थे, कहां पढ़ा के चल गए थे सर। हमको दोस्त सब बताया सब। पढ़ाई में हमको कुछ टीचर बहुत अच्छे मिले, बाकी कुछ दोस्त अच्छे मिले, बाकी तो ऐसा ऐसा भी टीचर लोग हैं लोग की मतलब आदमी संस्कार की वजह से ही बस उनको प्रणाम कर देता है आदमी, अदरवाइज में उनके जो पढ़ाया है उस वजह से तो आदमी सोचता है पढ़ाया गया है आपको। और कुछ टीचर बहुत अच्छे मिले, लेकिन इतना चीज हमको लगा था कि जो हमारे दोस्तों ने बताया वो हमारे टीचर से कम जानते थे, लेकिन अच्छा उनसे ज्यादा बताते थे। हाँ, हमेशा समानता रेखा कितने डिग्री होगी? 45। आप खुद सोचो, अगर बराबर बराबर बांटना है तो इधरों बराबर उधरों बराबर, तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्योंकि है कितना डिग्री टोटल? 90 डिग्री। आधा एन आधा एन, तो 90 का आधा 45। तो कौन सी दिमाग लगा रहा है? 45 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैथ नहीं पढ़े हो तो फिर 90। ये देखो, ये ग्राफ ऐसे है और ये ग्राफ ऐसे है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इन्हीं दोनों के बीच में बांटना है, एक और पैसा एक और जनसंख्या है, बराबर बांटना है, तो जितना ये होना चाहिए उतना ही ये, तो कितना डिग्री खींच दो? 45 डिग्री। इसमें क्या दिमाग लगाना है? ठीक को ठीक से नहीं लिखे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक को ठीक लिख दिए हैं। कह रहा है ठीक को ठीक से नहीं लिखे हैं। हिंदी मेरा गड़बड़ है, हम हिंदी का कॉपी नहीं चेक कराते थे, जिस दिन जाते थे उस दिन पिटा जाते थे। पहले कॉपी चेक होता था बचपन में ना, हिंदी का कॉपी चेक कराते थे तो पिटाते थे, जिस दिन चेक कराते थे डबल पिटाते थे, क्योंकि इतना गलत लिखते थे, इतना गलत। तो इसलिए बोले कॉपी छूट गया। 1 घंटा पिटाते थे। बहुत लापरवाह लड़का है, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, ये हमेशा कॉपी छोड़ देता है। लीजिए पीट लीजिए। समझ में आया? आगे बढ़े। अब आगे आपको और भी जो टॉपिक है उसको कल बताएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इसको लिख लिया ना। चलिए आगे कल समझा देंगे।